दोस्तों, अगर भारत में चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी ताकतवर संस्था ही विवादों में घिर जाए तो क्या होगा? और अगर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को ही हटाने की मांग संसद में उठ जाए तो क्या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में आ गई है? आज भारत में ऐसा ही एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने वर्तमान चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करते हुए संसद में प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 180 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की बात क्यों हो रही है? संविधान इसके बारे में क्या कहता है? और क्या सच में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है? आज हम पूरी कहानी समझेंगे अपने इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम राहुल उपाध्याय है और आज बात करेंगे हम भारत में उठने वाले एक नए विवाद के बारे में। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये जानेंगे कि चुनाव आयुक्त या आप कहें चुनाव आयोग क्या है। तो आप सब जानेंगे, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी जिस संस्थान के पास है उसे ही कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत में वो आयोग जो चुनाव करवाता है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप अगर इसके बारे में समझें तो इस संस्थान की स्थापना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 324 के तहत हुई थी। और चुनाव आयोग के मुख्य काम क्या हैं? तो चुनाव आयोग के मुख्य काम लोकसभा का चुनाव कराना, राज्य विधानसभा का चुनाव कराना। आप जानते हैं, लोकसभा का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, ये डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के तहत होता है। आम जनता इसमें पार्टिसिपेट करती है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। लेकिन चुनाव आयोग ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानोगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट सिस्टम से नहीं होता, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है और जिसमें आम जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो प्रतिनिधि आगे चलकर चुनाव करते हैं। इसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि इसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय मत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग ही आचार संहिता लागू करता है। आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन के समय पर कोड ऑफ कंडक्ट ये चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। भारत जैसे विशाल देश में जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, वहां चुनाव आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात आप समझते हैं। अब अगर आप समझें तो चुनाव आयोग में मुख्यतः 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहली भूमिका जो है वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त। और इनको मदद करने के लिए, इनकी सहायता करने के लिए दो चुनाव आयुक्त भी होते हैं। लेकिन इनमें सबसे शक्तिशाली पद जो है वह चीफ इलेक्शन कमिश्नर या आप कहें मुख्य चुनाव आयुक्त का है। और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं श्री ज्ञानेश कुमार जी। और अगर हम जानें अपने मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, श्री ज्ञानेश कुमार जो कि इस समय तत्कालिक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, आप देख सकते हैं। इनके बारे में अगर आप जानोगे तो आप जान सकते हैं, श्री ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर पदभार संभाला था इन्होंने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी हैं ये। आपने केरल सरकार में सब कलेक्टर, केरल राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। भारत सरकार में आपको रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पदों पर काम करने का व्यापक अनुभव है। 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त होने के उपरांत आप 15 मार्च 2024 को भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे। लेकिन आप सब ये भी जानो कि इनकी नियुक्ति करता कौन है। तो दोस्तों, इनकी नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनकी नियुक्ति भी इतने आसानी से नहीं होती, आप इस बात को भी समझें। इनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय चयन समिति करती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष का कोई एक नेता होगा और मंत्रिमंडल का कोई एक सदस्य होगा। और ये सिफारिश करेंगे और राष्ट्रपति इनकी फिर नियुक्ति करता है।
अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों इनका कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक है, जो भी पहले संभव हो कार्यकाल वो माना जाएगा। आगे हम अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का इतना कठिन क्यों है, क्यों आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की जो बात हो रही है इस बात को हम कठिन मानते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की बात कठिन इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया इसलिए हो जाती है क्योंकि इनको हटाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को हटाने की होती है। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में जज को हटाने की जो प्रक्रिया है वही मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया है। आप जानोगे सबसे पहले संसद में प्रस्ताव लाना होता है और इसको कहा जाता है नोटिस ऑफ मोशन। इसे कहा जाएगा नोटिस ऑफ मोशन, जिसमें लोकसभा में 100 लोगों का समर्थन होना चाहिए, राज्यसभा में 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए और उसके बाद फिर जांच कमेटी बनेगी जिसमें आप कह सकते हैं लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, 3 सदस्यों की कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी जांच करेगी और जांच करके कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और उसके बाद फिर संसद में बहस होती है। और जब संसद में बहस होगी तो आप जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होना चाहिए और संसद में बहस होगी। और जब संसद में बहस होगी तो बहुमत के साथ, यानी कि आप कह सकते हैं 2/3 बहुमत के साथ ये चीज पास होनी चाहिए और टोटल कुल सदस्यों के 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए। इसीलिए इसको बहुत ही जटिल माना जाता है। और आप जानेंगे जब ये बहुमत के साथ पास हो जाएगा अंत में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर आदेश जारी करेंगे। इसलिए यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल मानी जाती है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये विवाद हुआ कैसे। विपक्षी पार्टियों के द्वारा, विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस के द्वारा यह बात उठाई गई कि पिछले कुछ समय से विपक्षी दल चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में फैसले दे रहा है, ये सरकार के फेवर में काम कर रहा है। कुछ राज्यों में मतदाता सूची में गड़बड़ी पाई गई, आचार संहिता के मामलों में अलग अलग व्यवहार किया गया। इन आरोपों के कारण विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए ठोस आधार चाहिए होता है। ठोस आधार का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि अनुच्छेद भाग 15 के अनुच्छेद 324 में इन चीजों का प्रावधान किया गया है। अलग अलग क्लॉजेज हैं और उन क्लॉजेज में विशेष रूप से क्लॉज 4 और 5 में इनको हटाने की बात कही गई है। लेकिन इनको हटाया तब जाएगा जब आपके पास इनके खिलाफ ठोस सबूत हो। ठोस सबूत कैसे? पहला, अगर ये अपने काम को करने में सक्षम नहीं है या इनका व्यवहार गलत है या ये किसी प्रकार से करप्ट मामलों में इंडल्ज पाए जाते हैं, इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो फिर इनको हटाने की प्रक्रिया संभावित जारी की जा सकती है। अब अगर हम बात करें कि ये विपक्ष की बड़ी रणनीति है, अगर विपक्षी दलों ने एक बड़ा कदम उठाया है तो आप समझ सकते हो कि 180 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव संसद में पेश किया जा सकता है जिसमें कहा जाएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाए। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो संसद में फिर बहस की जाएगी। लेकिन अब हम जानेंगे कि क्या पक्ष है सरकार का। ये तो विपक्षी लोग कह रहे हैं कि करप्ट हैं और इनको हटाया जाए, लेकिन सरकार का अपना क्या पक्ष है, जरा उस पर भी हम बात कर लें। तो दोस्तों आप समझोगे सरकार और उसके समर्थक कहते हैं कि चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र संस्थान है। विपक्ष राजनीतिक कारणों से आयोग पर आरोप लगा रहा है। तभी अभी तक किसी आरोप का ठोस प्रमाण नहीं है, इसलिए सरकार इस प्रस्ताव का विरोध कर सकती है। सरकार कहती है कि हमें ठोस सबूत दो, कोई ठोस प्रमाण जब तक नहीं दोगे तब तक हम इस पर विचार नहीं कर सकते। अब प्रश्न यहां यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति है या सच में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब तो आने वाले समय में संसद की बहस और जांच करने के बाद ही इसका सही आंसर मिल पाएगा। लेकिन आपका अपना क्या विचार है? आप क्या मानते हैं, चुनाव आयोग अपना काम सही ढंग से निभा पा रहा है या फिर चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में ही काम कर रहा है? अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
धन्यवाद।